उसने सोचा कुछ कहोगी तो ऐसा न हो कि बुआ को कुछ बुरा लग जाए। उस समय सबकी ही स्थिति ही ऐसी थी, न बोलते बनता था और न चुप रहते बनता था। कभी कभी बोलने से स्थितियां बिगड़ जाती है, इसलिए सब मौन ही रह रहे थे। दमयंती बुआ कमलेश्वर के घर पहुंची। कमलेश्वर के पास एक ही बिस्तर था और बुआ को उसने उनमें बैठने के लिए कह दिया। बुआ बैठ गई और बोली, ले खाना खा ले, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। मन नहीं है बुआ जी, भूख नहीं है। कमलेश्वर बोला, खाइएगा नहीं तो आज तूने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर उठाई है उसे कैसे निभाएगा। दमयंती बुआ बोली, सरगम के शब्द तो सुने थे ना आपने, वो कैसी बातें कर रही थी। वो तो मुझसे कोई भी रिश्ता रखने को तैयार ही नहीं। कमलेश्वर बोला, बस तुझे अपने बचपन के प्यार पर इतना ही भरोसा था, इतनी जल्दी हार मान गया तू। दमयंती बुआ बोली, आपको कैसे पता चला कि मैं उसे बचपन से चाहता था। कमलेश्वर ने पूछा, बेटा तुझसे उम्र और तजुर्बे में बड़ी हूँ, तेरी आंखों में पढ़ा है मैंने कि तू उसे कितना चाहता है। दमयंती बोली, लेकिन सरगम को मैं स्वीकार नहीं बुआ जी। कमलेश्वर बोला, बेटा एक बात बोलूं, ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, है उसमें एक तरह की शक्ति आ जाती है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर होते हैं ना, चाहते हुए भी एक न एक दिन दोनों के दिल एक दूसरे से मिल ही जाते हैं। कभी वो इससे नाराज हैं क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक हो गया, इसलिए वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसे थोड़ा वक्त थे, उसका गुस्सा ठंडा होते ही मैं उससे समझाऊंगी और देखना वो मेरी बात को जरूर समझेगी। दमयंती बुआ बोली, आप कहती हैं तो मैं उस वक्त का इंतजार कर लेता हूँ, देखता हूँ कि कब तक सरगम के मन के गिले शिकवे दूर होते हैं। कमलेश्वर बोला, और तू ये खाना मेरे सामने खत्म कर, फिर मैं सरगम को भी जाकर खिलाती हूँ। दमयंती बोली, तो आप भी मेरे साथ खा लीजिए। कमलेश्वर बोला, मैं सरगम के साथ ही खाऊंगी, बच्चों को तो खिलाकर सुला आई थी, तू खा ले, फिर मैं जाती हूँ। दमयंती बुआ बोली। और दमयंती कमलेश्वर को अपने सामने ही खाना खिलाकर घर वापस आ गई। फिर वो सरगम के लिए भी खाना परोस कर ले आई और उससे खाना खाने को कहा। बुआ जी मुझे भूख नहीं है। सरगम बोली, तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। दमयंती बुआ बोली, ये कैसी जिद पकड़कर बैठ गई हैं आप। सरगम बोली, तू बस खाना खा ले तो कोई जिद नहीं करूंगी। दमयंती बुआ बोली, मैंने कहा ना मन नहीं है। सरगम बोली, देख परोसी हुई थाली का निरादर नहीं करते। दमयंती बुआ बोली, तो आप मुझे खाना खिलाकर ही मानेंगी। सरगम बोली, हाँ। दमयंती बुआ बोली, आप तो अपने लाडले को खाना खिलाने गई थी, मैंने देखा था जब आप जा रही थी उसके घर, तो आपके हाथ में टिफिन था। सरगम बोली, वो भी तो मेरे संयम की तरह ही है, उसको ना खिलाती तो भूखा ही सो जाता बेचारा। दमयंती बुआ बोली, भूखा सोता है तो सो जाए मेरी बला से। सरगम बोली, इतनी निष्ठुर न बन। दमयंती बोली, उसने ऐसा काम ही किया है। सरगम बोली, उसने कुछ गलत नहीं किया, जो कीचड़ तेरे ऊपर उछाला जा रहा था वो उसने अपने बदन पर ले लिया, तू तो बच गई, लेकिन मैला वो हो गया। दमयंती बुआ बोली, लेकिन बुआ मेरे दिल में अभी भी
मेरे पति समाये हैं, वो तो मेरे लिए पर पुरुष हैं। सरगम बोली, लेकिन उसके दिल में तो तू समाई है। दमयंती बुआ बोली, क्या मतलब? सरगम ने पूछा। मतलब ये कि वो बचपन से केवल तुझे ही चाहता है, इसलिए तो अभी तक उसने शादी नहीं की। दमयंती बुआ बोली, क्या कह रही हैं आप? सरगम बोली, हाँ, और यही सच है। बचपन से तुझसे इतनी मार क्यों खाता आया है? क्योंकि वह तुझे चाहता था और चाहता है और आगे भी चाहता रहेगा। वो गहरी दोस्ती नहीं, सच्चा प्यार था। दमयंती बुआ बोली, बुआ मैं अब तो और भी उलझन में फंस गई। सरगम बोली, तू अब खाना खा, इस पर फिर कभी बात करेंगे। दमयंती बुआ बोली और सरगम कुछ सोचते हुए खाना खाने लगी। दूसरे दिन सरगम ऑफिस नहीं गई। उसने सोचा ऑफिस वालों तक भी ये बात पहुंच गई होगी, कैसे सामना करोगी सबका। इसलिए उसने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। यही कमलेश्वर ने भी सोचा और उसने भी एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। दोनों ने सोचा कि शायद हफ्ते भर में मामला कुछ ठंडा पड़ जाए। हफ्ते भर बाद जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो सबकी निगाहें दोनों पर उठ गई। एक ने कमलेश्वर से चुटकी लेते हुए भद्दा सा मजाक करते हुए कहा, क्यों भाई, कहाँ रहे हफ्ते भर? हनीमून पर गए थे क्या? कमलेश्वर उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए आगे बढ़ गया। फिर दोपहर के समय सरगम और कमलेश्वर दोनों का आमना सामना कैंटीन में हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से अनाव काट किया। वहाँ माधुरी भी मौजूद थी। माधुरी ने सरगम से कहा, और मिसेज कमलेश्वर, कैसा रहा हफ्ते भर का हनीमून? ये बात कमलेश्वर ने भी सुनी। फिर माधुरी की देखा देखी एक दो महिलाओं ने और उससे मजाक करते हुए कहा, भाई अब सुहागरात हो गई हो, सिंदूर क्यों नहीं डाला मांग में? सरगम ने अनसुना कर दिया। फिर एक और बोली, हमने सुना है कि सरगम शादी के बाद तुम विदा होकर अपने पति कमलेश्वर के घर नहीं आई, अभी तक अपने घर में रहती हो। नई नई शादी है, बेचारे की रातें कैसी कटती होगी तुम बिन? अब कमलेश्वर के सिर से पानी ऊपर हो गया था और उसने सबके पास जाकर तेज आवाज में कहा, आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? एक बेबस का मजाक उड़ाते हुए, अरे कुछ तो शर्म करो। अब सरगम मेरी पत्नी है और अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ अनर्गल बात कही तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं उसकी जान लेकर रहूँगा, फिर चाहे मुझे मेरी नौकरी से हाथ ही क्यों ना धोने पड़े। फिर उसने सरगम का हाथ पकड़ा और बोला, चलो सरगम, यहाँ से, ये गंदे लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं। फिर दोनों कैंटीन से बाहर आने लगे और सरगम कभी कमलेश्वर का चेहरा देखती तो कभी उसके हाथ की पकड़ अपने हाथ में देखती। उसकी आंखें भर आई थी जो आज कमल से सबके सामने उसका हाथ दिया था। इसलिए कैंटीन से बाहर आकर कमल ने उसका हाथ छोड़ दिया और बिना मुड़े बिना कुछ कहे अपने रास्ते चला गया और सरगम उसे जाते हुए देखती रही। वे दिन भर यही सोचती रही कि कमल ने कैसे सबको मुंह तोड़ जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। अब वसुधा भी अन्विका की शादी से वापस आ गई थी। उसे इस घटना के बारे में पता चला तो मन ही मन मुस्कुराई। उसे यह
अच्छा लगा कि सरगम का हाथ कमल ने थाम लिया है, लेकिन फिर उसने ये सुना कि वो दोनों अभी भी अलग अलग रह रहे तो कुछ सोच में पड़ गई और उसने इस विषय पर दमयंती बुआ से बात करने का सोचा। वो इस समस्या का समाधान करना चाहती थी। आखिर वे दोनों पति पत्नी हैं और उन्हें एक ही घर में रहना चाहिए। वसुधा एक शाम सरगम के घर पहुंची। वसुधा को देखकर सरगम बोली, दीदी, लगता है आप तक भी खबर पहुंच गई। हाँ, मुझे पता चल गया। कॉलोनी की औरतों ने मुझे सब बता दिया है। वसुधा बोली, तो बताओ वसुधा, अब क्या रास्ता निकाले इस समस्या का? दमयंती ने पूछा। मेरे ख्याल से तो बुआ जी दोनों को साथ साथ एक ही घर में रहना चाहिए। अगर दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो कॉलोनी वाले कुछ न कुछ कहते रहेंगे और बेचारी सरगम मानसिक तनाव झेलती रहेगी। ऑफिस में भी तो लोग कई तरह की बातें करते ही होंगे। क्यों सरगम, करते हैं ना फालतू की बातें? वसुधा ने सरगम से पूछा। हाँ दीदी, करते तो हैं, सरगम बोली। सरगम, समाज ऐसा ही है, कुछ न करो तो लोग बातें करते हैं और अगर कुछ कर दिया तो फिर तो बातें करेंगे ही लोग। अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते, लेकिन दूसरे की गिरेवा पकड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। यही हमारी दुनिया है, यही हमारा समाज है और हम इस समाज को छोड़ भी नहीं सकते। वसुधा बोली, लेकिन दीदी, ये समाज ऐसा क्यों है? उस दिन इतनी बातें कही गई मेरे बारे में कि कमलेश्वर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सरगम बोली, हमने समाज को स्वयं ऐसा बना रखा है, अपनी सोच को संकुचित कर रखा है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक औरत की दूसरी औरत को नीचे गिराने से पीछे नहीं हटती, तो पुरुष क्यों पीछे रहे और औरत को नीचा दिखाने में? वसुधा बोली, दीदी शायद आप सही कहती हैं। सरगम बोली, तो अब क्या सोचा तुमने? वसुधा ने पूछा। दीदी, अभी तो कुछ नहीं सोचा। सरगम बोली, तुझे नहीं लगता कि तू उसके संग अन्याय कर रही है? उसने तुझे डूबने से बचाया और तूने ही उससे भंवर की ओर ढकेल दिया। वसुधा बोली, दीदी, मेरे दिल में अभी भी संयम ही बसते हैं। मैं कैसे अचानक से किसी परपुरुष को अपना पति मान लूं? सरगम बोली, तेरी बात बिल्कुल सही है। कौन कहता है कि तू उसे अपने दिल में जगह दे दे? उसने तेरी मांग में सिंदूर डाला है तो उस सिंदूर की खातिर तुम दोनों एक घर में तो रह ही सकते हो, लोगों के मुंह बंद करने के लिए। वसुधा बोली, दीदी, एक ही घर में कैसे रह सकते हैं हम दोनों? मेरा दिल गवारा नहीं करता। सरगम बोली, अपने दिल को समझा सरगम, रहने लग एक घर में उसके साथ। वसुधा बोली, लेकिन दीदी, कैसे समझाऊं मन को? सरगम बोली, एक बात बोलूं सरगम? दमयंती बोली, हाँ कहिए। सरगम ने कहा, तुझे याद है न कि संयम ने अपनी अंतिम सांसें लेते वक्त क्या कहा था? यही कि उसके जाने के बाद सरगम की मांग सुनी नहीं रहनी चाहिए, उसकी दूसरी शादी करवा देना। तुझे याद है या नहीं? दमयंती बुआ बोली, सब याद है। सरगम बोली, तो तू उसकी ही अंतिम इच्छा का मान रख ले। दमयंती बुआ बोली, सरगम, 2 दिन बाद इतवार है, उस दिन तुम्हारा कमलेश्वर के घर में गृह प्रवेश होगा। मैं तब तक तेरे लिए सिंगार का सामान खरीदती
हूँ और जोशी जी से कह के उस दिन पूरी कॉलोनी का खाना पीना कर देंगे, सभी की शिकायतें दूर हो जाएगी। अगर तू कमलेश्वर के घर में रहने लगेगी तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुझे तेरा पुराना घर भी वापस मिल जाएगा। वसुधा बोली, लेकिन दीदी इतनी जल्दी ये सब? सरगम बोली, ये काम जितनी जल्दी हो जाए तो उतना अच्छा। वसुधा बोली, तुमने हमारी उलझन दूर कर दी। दमयंती बुआ बोली, ये तो मेरा फर्ज था बुआ जी। वसुधा बोली, सच तूने हर कदम पर हर मुश्किल घड़ी में सरगम का साथ दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। दमयंती बुआ बोली, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ। और इतना कहकर वसुधा चली गई। वसुधा के जाते ही सरगम बुआ से बोली, मैं और कमलेश्वर एक घर में कैसे रहेंगे बुआ, तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। दमयंती बोली, चिंता कैसे ना करूं, वो पहले मेरा दोस्त था तो मैं उससे लड़ लेती थी, झगड़ लेती थी, लेकिन अब वह रिश्ता बदल गया है। समाज की नज़रों में अब वो मेरा पति है। जब हम एक ही घर में रहने लगेंगे तो मैं कैसे उससे नज़रें मिला पाऊंगी। अभी तो हम दूर दूर रहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हर घड़ी हर पल एक ही छत के नीचे रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा बुआ जी। सरगम बोली, तू इतना क्यों डरती है, वो पहले तेरा दोस्त है और दोस्त हर मुश्किल घड़ी में केवल साथ ही निभाते हैं। दमयंती बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरगम बोली, और तू समझ ही मत, बस सब भगवान के भरोसे छोड़, खाना खा और चादर तान कर सो जा। दमयंती बोली, शायद आप सही कहती हैं, तो चलिए फिर खाना खाते हैं। इतना कहकर सरगम खाना परोसने रसोई में चली गई। इतवार का दिन भी आ पहुंचा। वसुधा और उनके पति ने सभी तैयारियां कर ली। शाम के समय सरगम का गृह प्रवेश होगा, फिर उसके बाद सबका डिनर का आयोजन कमलेश्वर के घर के पास ही निर्धारित किया गया। जोशी जी सुबह से काम में लग गए। हलवाइयों को हिदायत दी कि खाना ऐसा बनना चाहिए कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। घर के सामने वाले मैदान में टेंट लगाकर कुर्सियां और मेज डाल दी गई कि जो भी आता जाए खाना खाता जाए। खाना परोसने के लिए कई लड़के भी लगा दिए गए और इधर वसुधा ने अपनी कामवाली बाई से दिन भर कमलेश्वर के घर की सफाई करवाई। फिर द्वार पर चौक पूरा, दरवाजे पर आम की पत्तियों और गेंदे के फूलों से बने तोरण को लगाया। दरवाजे के भीतर चावल से भरा कलश रखा, जिसे पांव से गिराकर सरगम भीतर प्रवेश करेगी। फिर कमलेश्वर से बोली, तैयारी रखना दूल्हे राजा, बस दुल्हन को लाने जा रही हूँ, बस जरा तैयार हो जाऊँ, क्योंकि मैं तो दोनों ओर से हूँ, दूल्हे की तरफ से भी और दुल्हन की तरफ से भी। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन सरगम इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है। ये रिश्ता उनके लिए जबरदस्ती का रिश्ता है, गैर मन से वे यह सब कर रही है। कमलेश्वर बोला, बस वही तो, मैंने आधा काम कर दिया है, बाकी का काम तुम्हें करना है। बरखुरदार, तुम्हें उसके दिल को जीतना होगा, उसके मन में अपनी जगह बनानी होगी। आगे की राहें आसान तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम कर लोगे, क्योंकि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो। वसुधा बोली, शायद आप ठीक कहती हैं।
काश ऐसा हो जाए और वह मुझसे नफरत करना छोड़ दे। कमलेश्वर बोला, ऐसा ही होगा वत्स, आप अपने लक्ष्य में अवश्य सफल होंगे। और इतना कहकर वसुधा खिलखिला उठी। भाभी, काश आपकी तरह हर औरत दूसरी औरत के बारे में भला सोचने लगे तो दुनिया की कोई भी औरत कभी भी दुखी ना हो। कमलेश्वर बोला, लेकिन औरत ही तो औरत की दुश्मन होती है। वसुधा बोली, इसलिए तो हमारे समाज में औरतों की ऐसी दशा है। कमलेश्वर बोला, सही कहते हो कमल। वसुधा बोली, चलिए मैं बाजार से कुछ चादर और गद्दे ले आता हूँ। मेरे पास अभी इतने गद्दे नहीं हैं, फिर सब आ जाएंगे तो काम नहीं चल पाएगा। कमलेश्वर बोला, ठीक है, तुम गद्दे ले आओ। कल परसों तक मैं सरगम का सामान फिर से इस घर में शिफ्ट करवा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पास तो अभी न बर्तन है और न ज़रूरत का कुछ सामान। तब तक मेरे घर से ही काम चलता रहेगा। वसुधा बोली, भाभी आप कितनी अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं आप सरगम का। कमलेश्वर बोला, सरगम तो मेरी बच्ची की तरह ही है। कम उम्र में शादी हो गई। सरगम तो उम्र में उससे काफ़ी बड़ा था। वह मुझे दीदी कहता था, इसलिए सरगम भी दीदी कहने लगी। अब तुम सरगम से जुड़ गए हो तो तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी। वसुधा बोली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं भी आपको दीदी ही कहूँगा। सरगम भी दीदी कहती है, इसलिए कमलेश्वर बोला, ठीक है तो मैं अब जाती हूँ और तुम भी अपने काम निपटा लो। और याद रखना, शाम को वो नया कुर्ता पहन लेना जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। वसुधा जाते हुए बोली, ठीक है दीदी। मुस्कुराते हुए कमलेश्वर बोला। वसुधा शाम को सरगम के घर गई। वो ही उसके लिए नई लाल साड़ी और लाल चूनर लाई थी, साथ में लाल चूड़ियाँ, सिंदूर दानी, महावर और नए बिछुए भी लाई थी। वसुधा ने ही सरगम का श्रृंगार किया। जब सरगम तैयार हुई तो वसुधा ने उसे काला टीका लगा दिया। फिर वसुधा बोली, चल मेरे साथ, तेरी आज विदा करके आती हूँ। वसुधा सबको लेकर कमलेश्वर के द्वार पर पहुंची। लाल सुहाग के जोड़े में वसुधा बहुत खूबसूरत लग रही थी। कमलेश्वर ने पहली बार उसे इस रूप में देखा था। उसने देखा तो बस देखता ही रह गया। वसुधा ने कॉलोनी की और भी औरतों को बुलाया था। वह सब भी वसुधा और सरगम के पीछे हो ली। वसुधा ने सरगम से कहा कि कलश को पांव से गिराकर घर के भीतर प्रवेश करो। सरगम ने ऐसा ही किया। फिर वसुधा ने सरगम को कमरे में ले जाकर चटाई पर बैठा दिया और बाहर बैठक में आकर सबका चाय नाश्ता करवाने लगी। बुआ और बच्चे भी सबके साथ बाहर बैठक में ही थे। सरगम उस कमरे को बड़े गौर से देखने लगी। ये वही कमरा था जो पहले उसका बेडरूम हुआ करता था, लेकिन अब बिल्कुल खाली पड़ा है। इसी कमरे में ही तो उसने संयम के साथ अपनी तमाम रातें बिताई थी। वो उसके साथ बिताए अपने अंतरंग पलों को याद करने लगी। वो रात भर चिंता के मारे नहीं सोई थी, इसलिए उसकी आंख लग गई और वह दीवार से टिके टिके ही झपकी लेने लगी। तभी कमलेश्वर अपना बउआ लेने उस कमरे में आया, जो कि उसी कमरे की अलमारी में रखा हुआ था। उसकी नज़र सरगम पर पड़ी। सरगम
सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी और कमलेश्वर उसे एकटक निहारता ही रह गया। तभी वसुधा सरगम को नाश्ता देने आई और जब उसने कमलेश्वर को वहां देखा तो उल्टे पैर लौट गई। कमलेश्वर उसे देख ही रहा था कि सरगम का सिर दीवार से लुढ़क गया और उसकी आंख खुल गई। उसने कमलेश्वर को अपने सामने देखा तो पलकें झुका ली। वो तो कुछ नहीं बोली, लेकिन कमलेश्वर ही माहौल की चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मैं तकिया ले आता हूँ, तुम आराम से उस पर सिर रखकर सो जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सरगम ने शुक्रता पूर्व उत्तर दिया। फिर कमलेश्वर भी कुछ नहीं बोला, अपना बहुआ उठाया और बाहर चला गया। रात होने को थी, सब कॉलोनी वाले खा पी चले गए थे। फिर बैठक में जोशी जी और कमलेश्वर ने खाना खाया और इधर सरगम, वसुधा, बुआ और बुआ ने सबके गद्दे जमीन पर बिछा दिए। कमलेश्वर अपना बिस्तर बैठक में लगाकर लेट गया और फिर सब दिन भर के थके थे। आज सबका तनाव भी कुछ कम था, इसलिए सबको आसानी से नींद आ गई। सुबह सबसे पहले सरगम उठी और वो जैसे ही नहाकर बाहर निकली तो तब तक कमलेश्वर भी जाग गया था। उसने सरगम को देखा तो बोला, मैं तो बाहर होटल में ही खाता हूँ, इसलिए तुम्हें तो यहाँ सुबह की चाय भी नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, सरगम बोली, लेकिन बच्चे तो दिन भर खाने को मांगेंगे। कमलेश्वर बोला, मैं सब कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। सरगम बोली। कुछ देर में बुआ भी जाग गई। तब तक वसुधा सबके लिए थर्मस में चाय भरकर और गर्मा गर्म आलू के पराठे हरी चटनी के संग ले आई। फिर बोली, ये रहे तुम दोनों के टिफिन, ऑफिस जाते हुए लेते जाना। 1-2 दिन में तुम्हारी गिरस्ती इस घर में आ जाएगी, तब तक मेरे घर से काम चलता रहेगा। सरगम, अपने घर की चाबी देती जाना, मैं सब सामान मंगवा लूँगी। वसुधा जैसे ही जाने लगी तो पलटकर दोनों से बोली, और हाँ, तुम दोनों के बीच जो भी मनमुटाव हो, लेकिन ऑफिस से दोनों साथ में ही जाना, क्योंकि दुनिया की नज़र में अब तुम दोनों पति पत्नी हो। कैंटीन में भी साथ में खाना खाना, भले ही एक दूसरे से चाहे बात न करो, किसी को कुछ भी बोलने का मौका मत देना। और इतना कहकर वसुधा चली गई। दोनों साथ में ऑफिस गए और साथ में ही खाना खाया, लेकिन बात नहीं की। 1-2 दिन में ही वसुधा ने 1-2 मजदूर लगवाकर सारा सामान पुराने घर से मंगवा कर शिफ्ट भी करवा दिया। अब सरगम को वे अपना घर लग रहा था, बिल्कुल पहले जैसा। बुआ जी ने दोनों बच्चे को समझाया कि अब ये तुम्हारे पापा हैं, इन्हें पापा ही कहा करो। कच्ची उम्र के बच्चे इस बात को फौरन समझ गए, क्योंकि कमलेश्वर उन्हें प्यार भी तो करता था, उनका कितना ख्याल रखता था। और फिर बच्चे प्यार की भाषा जल्दी समझ जाते हैं। अभी कमलेश्वर ने अपने घर में नहीं बताया कि उसे सरगम मिल गई है और उसके साथ इतना कुछ हो चुका था, और कौन से हालातों में उसे उसकी मांग भरनी पड़ी। कमलेश्वर ने सोचा तो कि घर में बता दे, लेकिन फिर सोचा कि जब उसे सरगम दिल से स्वीकार कर लेगी तब बताएगा सबको कि उसे सरगम मिल गई है और उसने शादी कर ली है। लेकिन सरगम ने अपने मामा दिनेश और मामी कनकलता को चिट्ठी लिखकर सब बता दिया
और कनकलता दिनेश को ये बहुत अच्छा लगा कि अब सरगम अकेली नहीं है। उसका हाथ कमलेश्वर ने थाम लिया है। अब सामान पूरी तरह से लग चुका है, इसलिए सरगम ने वसुधा को मना कर दिया कि अब आप तकलीफ न उठाएं, मैं सब कर लिया करूँगी। फिर दूसरे दिन सरगम उठी, नहाकर रसोई में चाय बनाने गई। तब तक दमयंती भी जाग उठी थी। चाय बनाकर वो बुआ के पास लाकर बोली, बुआ ये रही आपकी चाय और ये वाली चाय अपने लाडले को दे दीजिए। तू ही क्यों नहीं दे आती उसे, अच्छा लगेगा। दमयंती बोली, मैं क्यों जाऊं उसे चाय देने। सरगम बोली, अरे दे आना, जिद क्यों करती है। दमयंती बोली, ठीक है, आप कहती हैं इसलिए जा रही हूँ उसे चाय देने। और सरगम चाय लेकर कमलेश्वर के पास पहुंचकर बोली, ये लो तुम्हारी चाय पी लो। कमलेश्वर बोला, तुम इस हरी साड़ी में अच्छी लग रही हो। तुम्हें याद है एक हरी फ्रॉक मैं भी बाबूजी के साथ लेकर आया था तुम्हारे लिए। तुम्हें हरा रंग बहुत पसंद है ना। चाय पीने को कहा है, तारीफ करने को नहीं। इतना कहकर सरगम चली गई और कमलेश्वर मुस्कुराते हुए बोला, एक ना एक दिन तुम्हारा दिल तो मैं जीत कर ही रहूँगा। सरगम ने नाश्ता बना दिया। तब तक कमल नहा कर आ चुका था और उसे परोस कर नाश्ता दे आई। फिर उसके पास टिफिन रखकर बोली, ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स, रख लो तुम। अब अलग अलग डब्बा मत पैक किया करो। शाम को मैं थोड़ा बड़ा सा लंच बॉक्स ले आऊँगा, एक साथ उसमें ही दोनों का पैक कर लिया करो। वैसे ही खाया करेंगे जैसे स्कूल में खाते थे। कमलेश्वर बोला। कमलेश्वर की बात सुनकर फिर सरगम कुछ न बोली। शाम को कमलेश्वर एक नया लंच बॉक्स ले आया और सरगम को थमाते हुए बोला, ये लो, इसमें दोपहर का खाना पैक किया करो। दोनों का खाना अब एक साथ एक ही डिब्बे में पैक होता और दोनों साथ बैठकर ही खाते, आपस में बिना बात करे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। ऐसे 5-6 महीने और बीत गए। दशहरा आया। कमल ने बच्चों के संग दशहरा मनाया। घर के लिए चिट्ठी लिख दी कि छुट्टी नहीं मिल रही है। फिर करवा चौथ भी आया। वसुधा ने सरगम से कहा, बहन जी व्रत रखना, क्योंकि अब तुम्हारी मांग सुनी नहीं है। बुआ और वसुधा के कहने पर सरगम ने व्रत रखा और पूरा श्रृंगार भी किया। बुआ ने बच्चों को संभाल लिया था और छत पर जाकर वसुधा और सरगम दोनों ने पूजा की। साथ में वसुधा के पति जोशी जी और कमलेश्वर भी छत पर थे। चांद निकला। सरगम ने छलनी से चांद देखा, फिर कमलेश्वर की छवि को देखा, उसकी आरती उतारी। फिर वसुधा ने कमल से कहा कि सरगम को कुछ मीठा खिलाओ और उसे जल पिलाकर उसका व्रत पूरा करो। कमलेश्वर ने ऐसा ही किया। जब विधिवत पूजा करके सरगम कमलेश्वर के चरण स्पर्श करने को हुई तो कमलेश्वर पीछे हट गया। वसुधा ने पूछा, क्या हुआ कमल, पीछे क्यों हटे? दीदी, ये तो मुझे अब अपना दोस्त भी नहीं मानती। पति तो दूर की बात है, जब इसके दिल में मेरे लिए भाव जाग जाएंगे तब चरण स्पर्श करवाऊंगा, क्योंकि बिना भावों के न तो आदर सम्मान होता है और न ही चरण स्पर्श। ये सुनकर फिर किसी ने कुछ नहीं कहा और सब नीचे चले आए। सबने खाना खाया, फिर अपने अपने में
बिस्तर पर जा लेटे, लेकिन सरगम रात को सो न सकी। उसे कमल की बात बहुत ज्यादा चुभ गई थी। उसने सोचा, सच ही तो कहा कमल ने। उसने मेरे सम्मान की खातिर इतना बड़ा कदम उठा लिया, जबकि मैं विधवा थी, मेरे 2 बच्चे भी थे। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसके दिल में मेरे लिए जो जगह बचपन में थी वो अब भी है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी की विहाता थी। वो सच में एक देवता ही तो है। मेरे बच्चों ने उसे कितनी जल्दी स्वीकार किया। उसे पापा कहते हैं। जब वो मेरे बच्चों का पापा बन सकता है तो क्या मैं अपने बच्चों की खातिर उसकी पत्नी नहीं बन सकती? ऐसा कौन सा अहम है मुझमें जो आड़े आ रहा है और मुझे ऐसा करने से रोक रहा है? ये सोचते सोचते सरगम कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। एक शनिवार की शाम वसुधा बाजार चली गई कुछ सामान खरीदने। बच्चों को बुआ के पास छोड़कर गई। बोली फौरन लौट आएगी। कमलेश्वर भी घर पर था और वो बच्चों के ही साथ खेल रहा था। तभी बुआ रसोई में कुछ काम करने लगी। सोचा सरगम को आने में समय लग जाएगा, मैं तब तक सब्जी वगैरह काट कर रख देती हूँ। इधर कमलेश्वर ने भी ध्यान नहीं दिया। वो पुलकित के साथ खेलने में व्यस्त था। तब तक हर्षित खेलते ही छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और वह स्वयं को साध नहीं पाया क्योंकि छोटा था। उसके हाथ से सीढ़ी की पकड़ छूट गई और वह धड़धड़ाते हुए नीचे आ पहुंचा। आवाज सुनकर सब भागे। उसके सिर में चोट आई थी और खून बह रहा था। कमलेश्वर ने फौरन ही हर्षित को उठाया और डॉक्टर के पास ले भागा। उसकी जान सूख गई थी। डॉक्टर ने देखा तो बोला, कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है। बच्चों को ये सब होता रहता है। खून निकल गया तो अच्छा रहा, नहीं तो अंदरूनी चोट का डर बना रहता। उन्होंने पट्टी कर दी और बोले कि यह सिरप है, दिन में 3 बार पिलाएंगे। यह दूसरा सिरप तब पिलाएंगे जब बुखार आ जाए, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा होने पर अक्सर बुखार की संभावना बनी रहती है। कमल ने डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया और हर्षित को लेकर घर पहुंच गया। तब तक सरगम भी पहुंच चुकी थी और गुस्से में लाल थी। वह बोली, बुआ ये उठाएगा मेरे बच्चों की जिम्मेदारी? देखा ना, थोड़ी देर को घर से बाहर क्या गई। महाशय ने ध्यान नहीं दिया और बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। अरे उसके सिर क्यों सारा दोष मढ़ रही है? मैं भी तो थी घर में। दमयंती बोली, आपकी तो जैसी उम्र हो चुकी है, लेकिन ये देख सकते थे ना, भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें काहे के लिए दी है? सरगम गुस्से से बोली, अच्छा मेरी आंखें बड़ी बड़ी है, चलो कम से कम इतना ध्यान तो दिया मुझ पर, धन्यवाद ध्यान देने के लिए। कमलेश्वर बोला। इतना सुनते ही बुआ खिलखिलाकर हंस पड़ी तो उन्हें देखकर बच्चे भी हंस पड़े। फिर कमल हंसा। सबको हंसता देख सरगम भी हंस पड़ी। कुछ देर बाद सरगम बोली, हंसी में मत टालो, आइंदा ऐसा ना हो। जी बेगम साहिबा, जो हुक्म आपकी, इस बात पर गौर फरमाया जाएगा। कमल बोला। फिर कमल की बात सुनकर सरगम बोली, तो नहीं, लेकिन मंद मंद मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब सरगम कमल से कभी कभार बात करने लगी थी। उसकी पसंद का खाना भी बनाने लगी थी। एक दिन दोनों मंदिर गए। तब कमल ने
सरगम से कहा, सरगम तुम मुझे अपना पति मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त पहले था और हमेशा रहूँगा। मैंने तुम्हारा हाथ तुम्हारा साथी बनने के लिए माथा, न कि जीवन साथी बनने के लिए। तुम अपने मन में कोई भी गलत फहमियाँ मत रखना। मेरा इरादा गंदा नहीं था, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। मैं जानती हूँ। और इतना कहकर सरगम आगे बढ़ गई। फिर एक रात सरगम को जोर का बुखार चढ़ा। बुआ घबरा गई और उतनी ही रात को उन्होंने कमल को जगाकर बताया कि सरगम बुखार से तप रही है। कमल जाकर सरगम के पास पहुंचा। छू कर देखा तो सरगम बुखार बहुत तेज था। कमल ने बुआ से कहा कि हर्षित और पुलकित को आप अपने पास सुला लीजिए, कहीं माँ का बुखार बच्चे को न लग जाए। मैं सरगम के पास बैठता हूँ और इसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखता हूँ। मेरे पास बुखार की गोली पड़ी होगी, मैं इसे खिला देता हूँ। इस वक्त तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। रात के 2 बज रहे थे। सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। गोली खाने के बाद सरगम का बुखार थोड़ा कम हुआ और वो सो गई, लेकिन कमल उसके सिरहाने ही बैठा रहा। बार बार उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखता रहा। रात भर बिल्कुल भी पलकें नहीं झपकाई उसने। सुबह होते होते सरगम का बुखार फिर तेज होने लगा। उसके चेहरे पर और हाथों में 1-2 दाने भी निकल आए। कमल समझ गया कि सरगम को चेचक निकली है, इसलिए इतना तेज बुखार हुआ है। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने दूर से ही सरगम को देखकर बता दिया कि चिकन पॉक्स ही है। मैं बुखार की दवा दिए देता हूँ और तो बाकी एहतियात बरतनी होगी। संक्रमित रोग है, घर के और सदस्यों को भी हो सकता है। बच्चों को भी इनसे दूर रखिए। डॉक्टर का धन्यवाद करते हुए कमल उन्हें बाहर तक छोड़ आया और बुआ से बोल दिया कि आप बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में रहिए, मैं सरगम की देखभाल करूंगा। कमल सरगम की देखभाल में लग गया। नीम के रोज ताज़ा पत्ते लाता, उन्हें उसके बिस्तर पर रखता। नीम का पानी ही बाथरूम में भर कर रखता उसके नहाने के लिए। अपने हाथों से खाना खिलाता, उसका सिर दबाता, सिर में तेज तेल लगाकर उसके बाल बनाता और ज़मीन पर गद्दा बिछाकर उसके ही कमरे में ही सोता। इतना सेवा भाव पाकर सरगम के आंसू बह निकले। तब कमल पूछता, रो क्यों रही हो पगली? सरगम कहती, तुम मेरी इतनी सेवा जो कर रहे हो। फिर कमल कहता, आखिर तुम मेरी दोस्त हो, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। यह सुनकर सरगम निहाल हो जाती। 15 दिन में सरगम बिल्कुल ठीक हो गई। ये दवा का असर नहीं था, हमदर्दी और अपनेपन का असर था जो सरगम ठीक हो गई। इन 15 दिनों में सरगम ने ये जान लिया कि कमल सच में सच्चा साथी है। वो बिल्कुल संयम की ही तरह है, लेकिन उसकी भावनाओं को शब्द नहीं मिले अपनी बात कमल तक पहुंचाने के लिए। कमल ने भी इस बात को महसूस कर लिया था कि सरगम की निगाहें अब उसको प्यार भरी दृष्टि से देखती है। बुआ ने सरगम के ठीक होने पर घर में कन्या जिमा दी, क्योंकि बड़े बूढ़े ऐसा ही कहते थे। किसी को चेचक निकलती थी तो ऐसा ही किया जाता था। दिन बीते, महीने बीते, ऐसे ही 1 साल होने को आया। कमल एक बार बस
बीच में अपने घर गया था। उसने सोचा बहुत दिन हो गए हैं वो गांव नहीं गया, तो उसने गांव जाने का सोचा। ये बात उसने बुआ और सरगम से भी कही। दोनों बोली कि हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। और कमल ने 2 दिन बाद का रिजर्वेशन करा लिया। एक ही ट्रेन थी जो उसके गांव के पास वाले कस्बे तक जाती थी। वो कस्बे तक ट्रेन से जाता और वहां से अपने गांव जाने के लिए टांगा पकड़ लेता। उस दिन इतवार था। उसे स्टेशन तक छोड़ने जोशी जी गए। बोले, स्कूटर में छोड़ आता हूँ, तुम्हारे पास ज्यादा सामान भी तो नहीं है। और कमल जोशी जी के साथ स्कूटर में बैठकर चला गया। जोशी जी उसे ट्रेन में बिठाकर वापस आ गए। ट्रेन को स्टेशन से निकलते 2-4 घंटे ही बीते होंगे कि वसुधा और जोशी जी रेडियो सुन रहे थे। तभी समाचार सुनाई दिया कि कालका एक्सप्रेस दुर्घटना हो गई है। कई लोगों की जान जा चुकी है। बचाव कार्य प्रगति पर है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मृतकों को भी अस्पताल में रखवाया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर भी निर्धारित किए गए। कृपया इन टेलीफोन नंबर पर आप अपने परिजनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर जोशी जी के होश उड़ गए। बोले, ये तो वही ट्रेन है जिस पर कमल गया है और रूट भी वही बताया जा रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसे बताएं सरगम को? लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। हो सकता है कि कमल एकदम ठीक हो। हमने तो केवल रेडियो पर ये खबर सुनी है। हो सकता है हालात वैसे ना हो जैसे रेडियो पर बताए जा रहे हैं। वसुधा बोली, तो चलो उसे बताकर आते हैं। जोशी जी बोले। दोनों लोग बताने पहुंचे और बड़ी हिम्मत करके ये बात बता पाए। सरगम वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ी। वसुधा ने फिर सरगम के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। सरगम को होश आया। वो सोचने लगी। एक बार फिर से वही मंजर अभी तो बड़ी मुश्किल से उभरी थी। बुआ भी बिलख पड़ी। न जाने अब क्या होने वाला है। ये कहकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तब जोशी जी बोले, चिंता मत करो, मैं टेलीफोन करके पूछता हूँ कि क्या माजरा है। कमल को 4-5 घंटे से ज्यादा हो चुका है। मुश्किल से 4-5 स्टेशन ही निकले थे कि किसी गांव के पास से एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का। गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। आप जाइए ना, जल्दी से पता कीजिए। कुछ वसुधा बोली, हाँ जा रहा हूँ, तुम दोनों को संभालो। और जोशी जी जैसे ही दरवाजे तक पहुँचे तो सामने से कमल आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर जोशी जी का दिमाग चलना बंद हो गया। जोशी जी को ऐसे हतप्रभ सा देखकर कमल ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कोई भूत देख लिया क्या? ऐसा ही समझो, जोशी जी बोले। जब सबने कमलेश्वर की आवाज सुनी तो दरवाजे के पास भागकर आए और सरगम जाकर कमल के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, ये कैसा गंदा मजाक था? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मजाक कैसा मजाक भाई, जरा मैं भी तो सुनूं, आखिर चल क्या रहा है यहाँ? कमलेश्वर बोला। तब जोशी जी बोले, तुम्हारी ट्रेन 4-5 स्टेशन के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। तुम सही सलामत हो, इसलिए हम सब अचरज में हैं। यहाँ तो रोना धोना चल रहा था। अच्छा तो ये बात है, अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। कमल बोला, हाँ बोलो भाई, कैसे किया तुमने ये चमत्कार? जोशी जी बोले,
वो हुआ यूं कि आप मुझे ट्रेन में बैठा कर चले गए। ट्रेन चल पड़ी। टीसी आया। उसने मुझसे टिकट मांगा। मैंने जेब टटोली तो टिकट नरादत था। मैंने उससे कहा कि टिकट नहीं है तो उसने कहा कि दूसरा बनवा लो। जेब टटोली तो बटुआ भी नरादत था। याद आया कि आज तो बटुआ अलमारी से उठाया ही नहीं। शायद टिकट भी उसी में था। चूंकि आप स्टेशन छोड़ गए थे इसलिए रिक्शे का किराया भी नहीं देना पड़ा। नहीं तो स्टेशन पर याद आ जाता कि बटुआ घर में छूट गया है। सिटी ने जोर बेइज्जती की और बोला कि अगले स्टेशन पर उतर जाना, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं अगले स्टेशन पर उतर गया। वहां से वापस आने को बस पकड़ी। कोई भी बस वाला बैठने को तैयार नहीं था क्योंकि किराए के पैसे नहीं थे। इसलिए तो लौटने में इतनी देर हो गई। फिर एक बस वाले को अपनी सोने की अंगूठी दी। तब जाकर उसने बैठाया। तब मैं यहाँ वापस आ पाया। ओहो, तो ये बात है। और यहाँ हम सबकी सांसें अटकी थी। जोशी जी बोले। तब वसुधा बोली, सरगम, हमें पता चल गया कि तुम कमल को चाहती हो, तो क्या ऐसे ही सबके सामने उसके सीने से लिपटी रहोगी? पूरी रात पड़ी है भाई बातें करने को। यह सुनकर सरगम शर्माते हुए कमल से दूर जा खड़ी हुई। फिर वसुधा बोली, चलिए बुआ जी, आज आपका हमारे घर में बच्चों सहित न्योता है। आप हमारे घर ही सोएंगी। खाना बनते ही तुम दोनों के लिए भी पहुंचा दूंगी। और जाते जाते वसुधा बुआ और बच्चों को अपने साथ ले गई। कमल ने सरगम के पास जाकर पूछा, तो हमारी बेगम साहिबा हमारा इतना इंतजार कर रही थी? किसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? सरगम बोली, मेरे दिल ने। कमल बोला, और क्या कहता है तुम्हारा दिल? सरगम ने पूछा कि हमारी बेगम साहिबा को हमसे प्यार हो गया है। कमल बोला, झूठ कहता है तुम्हारा दिल। सरगम बोली, तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कमल बोला, नहीं करती। सरगम शर्माते हुए बोली, आंखों में आंखें डालकर बोलूंगी तभी मानूंगा। कमल बोला। सरगम ने कमल की आंखों में आंखें डाली और उससे धीरे से लिपट कर बोली, हाँ, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और तुमसे अब कभी भी दूर नहीं जाना चाहती। मुझे खुद में समेट लो कमल, मैं तो कब से यही चाहता हूँ। और कमल ने सरगम को अपनी बाहों में समेट लिया। उस रात कमल और सरगम ने दिल से एक दूसरे को अपना बना लिया। उसकी प्यार की नैया जिंदगी रूपी नदी में तैरने लगी। फिर एक साल के बाद सरगम ने एक बेटी को जन्म दिया। कमलेश्वर ने तीनों बच्चों में कभी फर्क नहीं किया और कभी पुलकित और हर्षित को ये नहीं पता चलने दिया कि वह उनका दूसरा पिता है। कमलेश्वर के परिवार ने भी सरगम को और उसके बच्चे को दिल से अपना लिया। आज भी दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल है। पुलकित और अपना ये पुराना घर दे दिया है और हर्षित को नया घर बनवा दिया और बेटी सुभाली भी नौकरी करती है। उसे भी ईश्वर की कृपा से अच्छा घर और वर मिल गया। वो दोनों रिटायरमेंट के बाद बारी बारी से बच्चों के घर में बिताते हैं। ये भी पापा और मम्मी की कहानी। पुलकित की पत्नी अविका ने दमयंती बुआ से कहा, हाँ, ये भी सरगम की कहानी। उसके पास कभी भी उसका सुहाग सिंदूर और प्रेम तीनों है। दमयंती बुआ बोली।